तो योजना आयोग और नीति आयोग को लेकर डिस्कस करना है आज इस टॉपिक में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में। देखिए, योजना आयोग के सबसे पहले बात करेंगे गठन को लेकर। गठन के संदर्भ से कई बार यहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं, प्री में भी कई तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, जैसे कि योजना आयोग का गठन किस समिति या के सिफारिश के आधार पर किया गया था या किसकी सिफारिश पे किया गया था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर गठन से रिलेटेड तो कुछ टॉपिक्स को समझ लेते हैं। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड गठित किया गया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर योजना आयोग के गठन को कह सकते हैं उनकी सिफारिश की गई थी कि एक योजना आयोग बनना चाहिए जो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात उसके लिए एक भविष्योन्मुखी कार्यनीतियां किस तरीके से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा करने, उसके लिए एक आयोग के यहाँ पे बनाने की बात कही। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके माध्यम से योजना आयोग को बनाया गया। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि ये कोई किसी संविधान में इसका कोई उल्लेख ऐसी योजना का नहीं है और इसलिए इसे संविधानेतर या निकाय के रूप में भी हम समझते हैं, अर्थात जिसका संविधानेतर शब्द का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रकृति कैसी रही है योजना आयोग? देखिए, एक तरीके की सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करती रही। उसकी प्रकृति कैसी रही है? एक सलाहकारी संस्था के रूप में वो सरकार को ये बताती रही है कि सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरीके की योजना होगी, किस क्षेत्र में कितना काम किया जाना चाहिए, कैसी प्लानिंग होगी और कितना निवेश करने। तो वहां पर वो एक योजना प्लानिंग बनाने का काम करती थी, जिसकी सलाह जो होती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के पास जाता और राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग की प्लानिंग को वहां पर अनुमति देती थी या फिर नहीं देती थी। इसी तरीके से यह जो संस्था है किस तरीके के मूल उद्देश्यों को लेकर काम करती है, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नियोजन के लिए योजना आयोग के सर्वोच्च अंग के रूप में कई लंबे सालों तक उसने काम किया है। जिस तरीके से भारतीय समाज और उसकी आर्थिक स्थितियों में किस तरीके के चेंजेस लेकर आने हैं, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से लोगों का एक समावेशी विकास जैसी तत्वों को प्राप्त करना है या आर्थिक अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर आना है, तो वहां पर क्या योजना प्लानिंग ये सारा काम किसका होता था? योजना आयोग का। अब ये एक आयोग के रूप में आपने समझ लिया जो गठन किया गया था, किस तरीके की परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार संरचनात्मक स्तर पे ये कैसी काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो काम करने वाले लोग भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं। योजना आयोग की यदि आप प्रशासनिक संरचना को देखें तो यहाँ पर एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष आपका हमेशा जो होता था भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। उपाध्यक्ष जो होगा वो कार्यकारी प्रमुख होता है, जो कि वहां पर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में या फिर कह सकते हैं प्रधानमंत्री अन्य कामों में बिजी रहते हैं, तो योजना आयोग के संदर्भ में वहां पर सारे निर्णय लेने का काम होता था। इसके अतिरिक्त अंशकालिक सदस्य होते थे जो कि केंद्रीय मंत्री होते थे, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते जिनकी संख्या 4 से 7 होती थी। इसके अलावा एक सचिव यहाँ पर होता था योजना आयोग में, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता था। तो ये एक प्रशासनिक संरचना थी जो कि यहाँ पर योजना आयोग के संदर्भ में मीटिंग इत्यादि में बैठते थे और योजना आयोग में जो भी नीतियों का निर्माण करना होता है, जो भी प्लानिंग करनी होती थी, वो ये लोग मिलकर यहाँ पर करते थे। इसके बाद आता है कि ये काम क्या करते थे और किस किस तरीके की योजनाओं या किस किस तरीके के उद्देश्यों के तहत ये कार्य करते थे। योजना आयोग के गठन का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो मूल उद्देश्य यहाँ पर देखने को आता है कि देश के समस्त पदार्थ, पूंजी एवं मानव संसाधनों का आकलन करना और उनके संवर्धन की संभावनाओं को खोजना। कहने का मतलब कि वर्तमान समय में जब आपका योजना आयोग बना और उसके पश्चात से जब तक नीति आयोग नहीं आ गया, उस दौरान वहां पर योजना आयोग भारत में उपलब्ध संसाधनों को परीक्षण निरीक्षण करना, क्या संसाधन है हमारे पास, उसका कुशलतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, मानव विकास को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, उनके संवर्धन को लेकर क्या योजनाएं वहां पर होनी चाहिए। तो ये सारी प्लानिंग कौन करता था? योजना आयोग करती थी। सेकंड काम यहाँ पे करता था संसाधनों का संतुलित उपयोग करते हुए सबसे प्रभावी योजना बनाना। तो जो भी आपके पास संसाधन बचे थे उनका किस तरीके से हम कुशलतम उपयोग सुनिश्चित कर सकते थे और एक भारत को एक संतुलित विकास को लेकर आगे बढ़ सकते थे, उसके लिए कार्य करना। योजनाओं को लागू करने में वरीयता का निर्धारण करना। देखिए, यहाँ पे भी वो योजनाओं को जो बनाया करते थे वहां पर भी क्या होती थी? वरीयता देते थे। अर्थात कि जैसे कि पहले कृषि क्षेत्र को वरीयता देना है या फिर उद्योगों को वरीयता देना है, सेवा सेक्टर को प्राथमिकता देना है, तो इस तरीके से भी अब सेवा सेक्टर्स में भी किस क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, तो वहां पर क्या होता है? वरीयता के अनुसार यहाँ पर योजना आयोग कार्य करती थी। आर्थिक विकास में अवरोधक कारकों की पहचान करना भी वहां पर एक मूल उद्देश्य था कि अर्थात यदि आपकी अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही है तो अच्छा नहीं कर पाने के पीछे के रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उन कारकों को पहचानना और उन्हें दूर करने के उपायों को समझाना या सुझाव देना।
प्रत्येक स्तर पर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए योजना का निर्धारण करना, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर किस तरीके से योजनाएं जाएंगी, केंद्र स्तर पर कैसे योजना होगी, फिर उसको राज्यों में कैसे लागू किया जाएगा, फिर राज्य उसे निचले स्तर पर कैसे लेकर जाएंगे। तो हर एक स्तर पर ये योजना को कैसे निर्धारित करना है, सफल बनाना था, लागू करना था, इसके लिए कार्य करना। योजना निष्पादन में प्राप्त प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना। तो यहाँ पर जो कार्य करता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ नीतियों का ये निर्माण करने के कार्य करते थे, बल्कि यहाँ पर अगर देखें तो नीतियों का मूल्यांकन, जो योजनाएं बनाती थी उनका मूल्यांकन करना, और उस मूल्यांकन के आधार पर यहाँ पर क्या बेहतर हो सकता था, कहाँ गलतियां हुई हैं, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर ये कार्य करती थी। तो ये तो आपकी योजना आयोग रही। लेकिन योजना आयोग, जैसे आपको पता है कि 2015 में नीति आयोग के आने के पश्चात इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर इसके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जो नीति आयोग बनता है उसके बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग आता है वो क्या चेंजेस लेकर आता है, किस तरीके से डिफरेंस काम करता है, संरचना को लेकर क्या काम है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, योजना आयोग को खत्म किया गया क्योंकि योजना आयोग को खत्म करने के पीछे के जो रीजन दिए गए, कहेगा कि पिछले 50-60 साल में भारत ने उस तेजी से यहाँ पर विकास नहीं किया जिस तेजी से करना चाहिए था। जो भारत के पास जो संसाधन थे उसका सही तरीके से यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया। योजना आयोग कहीं ना कहीं अपनी 50-60-70 सालों में जो सफलता हासिल करनी चाहिए थी उसमें वो विफल हो जाती है। संघ और राज्यों के बीच कोई बहुत अच्छा वहां संबंध स्थापित करने में भी विफल रहती है। इन सभी कारणों को देखते हुए यहाँ पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के गठन के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीजें सुनिश्चित की गई जो योजना आयोग में था, उस गलतियों को सुधारने का भी कार्य था, जिसके तहत अगर हम देखें तो यहाँ पे गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। और यहाँ पर नीति आयोग का जो गठन किया गया वो भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देने के लिए किया गया। थिंक टैंक अर्थात सोचने का कार्य होगा कि सरकार के संदर्भ में, सरकार को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किस तरीके के पॉलिसीज हो सकती हैं उसको लेकर यहाँ पर सोचने विचारने का काम, पॉलिसीज है, अन्य चीजों को लेकर थिंक टैंक का रूप में काम करने को लेकर इसको गठित किया गया। दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई थी, जैसा कि नीति आयोग के योजना आयोग के संदर्भ में बोला गया था कि कहीं न कहीं केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध थे वो योजना आयोग में बहुत अच्छे नहीं थे। यहाँ पर देखें तो केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के निर्माण के संबंध में प्रासंगिक व तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने का कार्य भी यहाँ पर नीति आयोग को दिया गया। कहने का मतलब न नीति आयोग सिर्फ केंद्र के स्तर पर काम नहीं करेगी बल्कि यहाँ राज्यों के स्तर पर भी उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ये सुझाव देने का भी कार्य करेगी। तो अपने स्थान पर यदि हम देखते हैं, कह सकते हैं नीति आयोग के यदि कार्य करने के तरीके को देखें तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट होता है। इसकी स्थापना के साथ ये स्पष्टता रहती है कि योजना आयोग को नीति आयोग को किस तरीके से यहाँ पर कार्य करना था। इस कार्य को करने को लेकर यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे जो संरचना थी वो भी देखा जाए तो काफी हद तक योजना आयोग के अनुकूल थी, लेकिन कुछ जो कमियां थी आपकी योजना आयोग में यहाँ पर आपको डिफरेंसेस उसमें देखने को मिलती हैं। क्या डिफरेंसेस हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसमें भी थे और इसमें भी हैं। वहां भी पीएम थे, यहाँ भी पीएम है, और उपाध्यक्ष जो होता है पीएम के द्वारा यहाँ नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य यहाँ भी थे और वहां भी थे। इसके अतिरिक्त पदेन जो सदस्य हैं वो यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य यहाँ पर पदेन सदस्य के रूप में होंगे। वो 4 सदस्य कौन से होंगे? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 4 होते हैं, जैसे गृह मंत्री है, आपके वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री। तो यहाँ पर इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक से पदेन सदस्य के रूप में 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषदों को गठित किया गया था। पूर्णकालिक अंशकालिक सदस्यों के तौर पर शोध संस्थान प्रोफेसर और अपने अपने क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। पूर्णकालिक सदस्यों को यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी होगा उनको नियुक्त किया जाएगा। साथ ही इन सभी कार्यों को अर्थात नीति आयोग के कार्यों को देखने की जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, जो पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कार्य करने का प्रोसेस था, क्योंकि पीएम अन्य कामों में बिजी रहेंगे, उनको सोचने का काम वहां पे उनके पास नहीं रहेगा, सोचने का काम रहेगा यहाँ पर थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग के पास। और नीति आयोग में यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो गवर्निंग काउंसिल यहाँ पर बनाएगी, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था योजना आयोग और नीति आयोग के मध्य। गवर्निंग काउंसिल में अगर हम देखें तो पाते हैं कि सभी राज्यों के सीएम व केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों को नीति आयोग में जगह दी गई, जबकि जो योजना आयोग आपका था वहां पर ऐसी कोई भी काउंसिल नहीं थी जहां पर राज्य जो होते हैं डायरेक्ट योजना आयोग के साथ बैठकर अपने राज्य विशेष के संदर्भ में किसी प्रकार की पॉलिसीज इत्यादि का वो निर्माण कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो एक और चीज यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है, कुछ क्षेत्रीय परिषदों को भी गठित किया गया।
क्षेत्रीय परिषदें किस स्तर की, यदि मान लीजिए कोई बहुत विशिष्ट और कह सकते हैं आकस्मिक मुद्दे हैं जो किसी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित स्थितियां हैं, या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि दोनों देशों के मध्य जो होते हैं, सॉरी दोनों राज्यों के लिए जरूरी है, तो उन पहलुओं को सुलझाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास करने के लिए, या उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए यहाँ पर क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया गया। और ये क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री के जो भी रहेंगे उनके कह सकते हैं कि वो वही मीटिंग्स बुलाएंगे, उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ों को कार्य किया जाएगा। और जैसे ही वो योजना या कार्य पूरा हो जाता है, इन क्षेत्रीय परिषदों को भंग कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी सारा जो मैटर है संरचना के संदर्भ में यहाँ से डिफरेंस आपको देखने को मिलने लगता है। गठन के स्तर पर सोच जो थी नीति आयोग को गठन करने की, वो भी एकदम क्लियर रहती है, और साथ ही यहाँ पे संरचना में वो प्रभाव देखने को मिलता है जो कि योजना आयोग में कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं, कमी हमें देखने को मिलती है। अब आइए समझ लेते हैं यहाँ पर आपके इनके कार्यों की स्थितियों को भी। कार्य के स्तर पर भी कार्य थोड़े से यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। क्या क्या है? पहली चीज, विकास प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है। नीति आयोग विकास प्रक्रिया के संदर्भ में यहाँ पे उसके निर्देश देना और रणनीतिक स्तर पर परामर्श देने के लिए यहाँ पर आपकी नीति आयोग काफी बेहतर तरीके से काम करती है। चीजों को वहां पर रणनीतिक स्तर पर चीजों को सोचकर उसके अनुसार विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में काम करती है। विकास के स्तर पर क्या प्राथमिकता और रणनीतिक स्तर पर क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा निवेश करना है और कैसे उसे आगे लेकर चलना है, यहाँ पर भी वो इसको विकास प्रक्रिया के तौर पर प्राथमिकताएं तय करती है और वहां पर कार्य करती है। सहयोगात्मक संघवाद के विकास को प्राथमिकता देती है। सहयोगात्मक संघवाद के स्तर पर हम यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल को देख सकते हैं। जिस तरीके से नीति आयोग की संरचना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को और सीएम को यहाँ पर ऐड किया गया, वो अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य अलग अलग ना होके एक राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देते हैं, जिसके अंतर्गत राज्यों को भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी आपकी यहाँ पर केंद्र की होगी। तीसरा जो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है, जो कि योजना आयोग बहुत कमी थी, ग्राम स्तर पर योजना बनाने में सहयोग देती है नीति आयोग। अर्थात इनका जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, अर्थात की पॉलिसीज जो होंगी वो निचले स्तर से बनेंगी और वो धीरे धीरे आपके निचले स्तर से ऊपर की ओर आएंगी। जबकि योजना आयोग जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था वो ऊपरी पॉलिसी बनाता था, केंद्र के स्तर पर पॉलिसी बना रहे थे, उसको राज्यों पर लाते थे और राज्य जो होता था निचले स्तर पर लेकर जा रहा था। तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होती हैं। यहाँ पे ग्राम स्तर पर योजना बनाने का जिम्मेदारी होती है, ग्रामों को सशक्तिकरण अर्थात निचले स्तर को सबसे पहले सशक्त करना है। ये सबसे निचला स्तर सबसे बेहतर होगा, नींव मजबूत होगी तो उससे आपका राष्ट्रीय स्तर पर विकास वहां पर दिखाई देगा। चौथी चीज यहाँ पर जो है वो कार्यक्रम और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण विकास को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत यहाँ पे कौशल विकास जैसे कार्यक्रम हो या फिर स्टार्टअप इंडिया हो या फिर स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम हो, ये सभी जो प्रोग्राम मेक इन इंडिया का कार्यक्रम हो, ये सभी किसकी देन है? ये सभी की सभी आपकी नीति आयोग आने के पश्चात बनी है, जो कि ये दिखाता है कि प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे योजनाओं के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्यों की सतत भागीदारी, यहाँ पर किसी एक की और किसी कुछ समय तक की नहीं बल्कि लगातार दोनों साथ में मिलकर विकासिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे योजना और कार्यक्रमों को बनाने के जो उद्देश्य थे नीति आयोग के, वो थोड़े से डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये दीर्घकालिक योजना को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात 5-5 साल से भी ज्यादा बड़ी योजनाओं को ये ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। 15, 20, 25 और 50 साल के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। कार्यक्रम निर्माण हो, समयानुसार आवश्यक परिवर्तन भी वहां पर इसमें सम्मिलित किए गए। जो योजनाएं, जो पॉलिसीज बनाई गई, उनका अर्थात बहुत दीर्घकालिक योजनाओं को बनाना और उन योजनाओं को बीच बीच में वहां पर मूल्यांकन करते रहना और समय रूप में परिवर्तन करना भी यहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिसीज में ऐड किया। राष्ट्रीय विकास के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करना, आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए रखना, यहाँ पर पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिली। जो योजना आयोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लैग करता है, लेकिन नीति आयोग ने एक चीज बहुत सुनिश्चित कर दिया था कि अपनी जो आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण वो कर रहे हैं, जो भी वहां पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल जो प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पर जो प्राथमिकता उन्होंने दी थी राष्ट्रीय सुरक्षा को दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं नीति आयोग की अपनी प्राथमिकता में दिखाई देता है कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ी, और वो भी उस समय जब आप देखते हैं कि चीन है, पाकिस्तान है जैसे जो देश हैं वो भारतीय सीमाओं पर लगातार इस तरह की
प्रक्रिया कर रहे हैं जो कि भारतीय संप्रभुता के लिए खतरा है, और उस संदर्भ में यहाँ पे ये पॉलिसी बनाई गई। आप इसके संदर्भ देख रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाना, या फिर जो भी पॉलिसीज है मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर डिफेंस के संदर्भ में बम हो या फिर अन्य जो चीजें हैं मिसाइल्स इत्यादि उनको डेवलप करने के लिए यहाँ पर नीति आयोग ने पॉलिसीज पूरी रखी हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं नीति आयोग अपने कार्य के स्तर पर बहुत ज्यादा स्पष्ट है चीजों को लेकर। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप दिखा सकते हैं, जैसे कुछ योजनाओं के मैंने नाम बताए, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बाकी सारी चीजें हैं। योजनाओं के संदर्भ जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स के माध्यम से है, आपका कंपोजिट भारत इंडेक्स है, आत्मनिर्भर भारत है, अभिनव भारत @75 कार्यनीति है। ये सारे काम किसके हैं? नीति आयोग के। जो ये दिखाता है एक थिंक टैंक के रूप में, वहां पर उन्होंने कई अलग अलग स्तरों पर और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं नवाचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए नई तकनीकों को लेकर सभी को समाहित करते हुए राष्ट्र के विकास को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो परिवर्तन के तौर पर दोनों को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। और इसको और भी अच्छे से अगर आप समझना चाहें, स्क्रीनशॉट जिनको भी लेना होगा ले लीजिएगा। एट द लास्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो योजना आयोग के संदर्भ में है, योजना आयोग और नीति आयोग में थोड़े से जो आपको अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो तो अगर दोनों का तुलना करके देखें तो यहाँ पर भी कुछ चीजें स्पष्ट हैं। जैसे सबसे पहली जो चीज है, अगर धन आवंटन को देखें, नीति आयोग, योजना आयोग जो था जो धन आवंटन करता था, धन आवंटन का कार्य योजना आयोग के पास था यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो धन आवंटन भी दो स्तरों पर करता था। पहला कि केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य को आवंटन मिलता था। यदि केंद्र सरकार की कोई योजना है जो राज्यों में लागू होनी है तो उसमें कितना पैसा राज्यों को दिया जाएगा, ये भी योजना आयोग सुनिश्चित करता था। दूसरा, यहाँ पर पंचवर्षीय जो योजनाएं बनती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कितना राज्यों को हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे धन आवंटन करने का जो जिम्मेदारी थी आपको किसकी थी? योजना आयोग की थी। लेकिन नीति आयोग के संदर्भ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा जहां पर नीति निर्माण करना उसकी जिम्मेदारी होगी, जबकि धन आवंटन का जो काम है वो किसका है? वित्त मंत्रालय का है। अब धन आवंटन नीति आयोग नहीं करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, जबकि यहाँ पर वित्त मंत्रालय जो होता है वो धन आवंटन का काम करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस तो ये हो जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है, यहाँ पर सबके लिए योजना आयोग के पास एक ही समाधान होता था, वो सबको एक ही तरीके से वहां पर सभी समस्याओं को एक ही माध्यम से वहां पे हल करने की कोशिश करता था। और एक अप्रोच जो थी इसे हम कह सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर से नीचे की ओर। जबकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर नीति आयोग जो होते हैं राज्यों को अधिक महत्व देता है और इसके साथ साथ क्षेत्रीय व ग्राम स्तर पर नीतियों के निर्धारण को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इसीलिए इनके अप्रोच को अगर हम देखें तो इनका अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर विकास प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा जो यहाँ पर अंतर मूलता दिखाई देता है कि राज्यों की यहाँ पर भूमिका नहीं है और संघीय भावना का भी एक अभाव देखने को मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना आयोग जो होती है अपनी रिपोर्ट सबमिट करती थी, अपनी प्लानिंग सबमिट करती थी और वो उसे स्वीकृति देते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नीति आयोग है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सहयोगात्मक संघवाद है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और संरचनात्मक सहयोग को ये ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो जो कि यहाँ पर योजना आयोग से काफी यहाँ पर सैद्धांतिक तौर पर कार्यनीति को संघवाद के संदर्भ में काफी अलग है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक व जो वित्तीय नियंत्रण था, यहाँ पर दोनों ही चीजें एक ही संस्था अर्थात योजना आयोग में नहीं थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें नीति आयोग के संदर्भ में तो ये दोनों अलग अलग हैं। प्रशासनिक जो नियंत्रण है, जो वित्तीय नियंत्रण है, वो दोनों ही अलग अलग संस्थाओं के पास है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग जो प्लानिंग करती रही वो किसके? 5 वर्षों के आधार पर योजना का निर्माण करती है। जबकि अगर नीति आयोग की बात करें तो ये 3, 7 और 15 वर्षों के लिए एक विजन दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो अपने आप में अगर हम देखें तो दोनों ही प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनके कार्य करने के जो तरीके हैं वो अपने आप में काफी अलग यहाँ पर हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये पूरी प्लानिंग योजना आयोग के संदर्भ में, नीति आयोग के संदर्भ में आपने यहाँ पर पढ़ा और यहाँ पर ये मूल डिफरेंसेस हैं और इसी के आधार पे आपको पढ़ना है। इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर आप अच्छे से स्टडी कर लें ताकि यहाँ पर आपको इसका फायदा हो इन फ्यूचर के संदर्भ में। ये आपका नीति आयोग के बारे में आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, जिसके आधार पे आप नीति आयोग को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसकी गठन, संरचना और कार्य के संदर्भ में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टार्टिंग हमने योजना आयोग से की थी, जिसमें गठन, संरचना, उसके कार्यों को, साथ ही लास्ट में हमने वहाँ पर उसके डिफरेंसेस देखे। तो यहाँ पर हमने योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में यहाँ पे अच्छे स्टडी कर लिया है। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे प्री ओरिएंटेड हो या मेंस ओरिएंटेड हो, वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें और आती हैं जैसे कि योजना आयोग या नीति आयोग के जो संरचनात्मक स्तर पर जो ये प्रशासनिक जो पद होते हैं कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ये पद बदलते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर किसी के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि ये चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए,